गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्यूबरनेटिस का प्रैक्टिकल करेंगे। आज मैं आपको लैब बना के दिखाऊंगा क्यूबरनेटिस की। सबसे पहले मैंने आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स दिए थे क्लास को शुरू करने से पहले कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप भी कुछ 3 वीएम्स चाहिए थे इसके इंस्टॉलेशन के लिए। देखो मैं बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज के साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बेसिक इंस्टॉलेशन होता है और इसके अंदर आपको एक लैब पूरी की पूरी बन जाती है और आप जो भी पॉड वगैरह डिप्लॉय करना चाहते हो, जो भी आप उसके ऊपर हैंड्स ऑन करना चाहते हो। अब तरीका कैसा है वीएम बनाने का। अब आप क्या कर सकते हो वीएम बनाने के लिए, एक तो ये कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर ओरेकल वर्चुअलबॉक्स इंस्टॉल करो और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करो, उस पे वीएम्स बना लो, तीन वीएम, और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। बट जैसा मुझे प्रॉब्लम आया था, मेरे केस में क्या हुआ था कि जो मेरे लैपटॉप के ऊपर जब मैं वीएम्स बना रहा था और जब मैं इंस्टॉलेशन कर रहा था तो वो सीपीयू क्रंच हो रहा था, जिसकी वजह से वो इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा था। देन अभी मैंने रिसोर्सेज बोरो किए हैं एज्योर से, तो अभी मेरे पास 3 वीएम्स हैं। तीनों की जो डायमेंशनिंग है आइडेंटिकल है, मतलब आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो डिपेंडिंग, बट 2 वीसीपीयू तो यार लेना चाहिए आपको, एटलीस्ट 2 वीसीपीयू। और हार्ड डिस्क जैसे मैंने 30 जीबी लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अपने रिसोर्सेस। ये मेरी मास्टर नोड है, मैंने इसको नाम दिया है K8 मास्टर। इसमें आप देखोगे तो 30 जीबी का रूट लिया है मैंने, और अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, तो मैं रूट बन गया। प्रॉक्स सीपीयू इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके अंदर आपको 2 सीपीयू दिखेंगे, प्रोसेसर 0 एंड प्रोसेसर 1। काउंटिंग जो है वो 0 से शुरू होती है, तो प्रोसेसर 0 एंड 1। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। रैम आप ले सकते हो 8 जीबी या जितना भी आपको मिल सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो हमने अभी क्या किया है कि हमने 3 वीएम्स लिए हैं और हम सबसे पहले वीएम को मास्टर वीएम का रोल देंगे और बाकी के 2 वीएम्स को वर्कर बोलेंगे। क्यूबरनेटिस में इतना ही मैंडेटरी होता है, इससे आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, स्टेप्स को मैं चला के दिखाऊंगा आपके सामने। और इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड होंगे डिफरेंट रेपोजिटरी से। तो ऑफलाइन इंस्टॉलेशन नहीं है, ये ऑनलाइन इंस्टॉलेशन है। और मैं आपको इंस्टॉलेशन का मोड भी बताऊंगा कि मैं कौन सा मोड फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपके पास अगर यूजर नहीं है तो आप एक यूजर क्रिएट कर सकते हो अपनी वीएम में, ठीक है। तो यहाँ इस केस में जैसे मैंने एक यूजर बना लिया cloud-यूजर, उस यूजर को आप पासवर्ड दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी वीएम अगर हमको मिलती है ना और अगर उसका एक कनेक्टिविटी है इंटरनेट के साथ, तो सबसे पहले आपको उस वीएम को अपडेट करना चाहिए। तो मैंने सेंटोस यूज किया हुआ है और सेंटोस के अंदर जो पैकेज मैनेजर होता है, रेपो मैनेजर, वो आपका होता है यम। तो यहाँ पे हमने यम अपडेट -y चलाया। ये कमांड्स मैंने आपको दी हुई हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप साथ में आप भी कमांड को रन कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कमांड रन करते हो, एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, यही सेम कमांड मैं दूसरी नोड पे भी, बिकॉज मैं तीनों नोड्स को एक साथ अपडेट कर रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि पैरेलल अगर मैं मतलब 1 बाय 1 करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपको पहले कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। Sorry to interrupt. You are able to share your desktop, or actually I am not seeing your desktop screen. बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? But now which OS you are running this one? ये सेंटोस है, सेंटोस 7.9। अच्छा, तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले ना? 3 वीएम्स आपको बनानी पड़ेंगी। मैंने सेंटोस 7.9 से स्टार्ट किया। आप भी सेंटोस ले लो, बिकॉज सेंटोस जो है वो थोड़ा इजी पड़ता है। बाकी चॉइस है आपकी, आप कोई भी ले सकते हो। जस्ट रेपो मैनेजर का डिफरेंस आ जाता है। इसे अगर आप उबंटू सिलेक्ट करते हो तो आपको फिर एपीटी कमांड यूज करनी पड़ती है, बिकॉज वहां पे जो पैकेज मैनेजर होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आप सेंटोस या रेड हैट लेते हो RHEL तो आपको फिर यम मिलता है। इनफैक्ट रेड हैट 8 ऑनवर्ड्स आपको जो है क्या कहते हैं DNF करके पैकेज मैनेजर मिलता है। तो छोटा सा डिफरेंस होता है कमांड का, और कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो इस कमांड से सबसे पहले आपको कोई भी वीएम मिलती है तो आपको उसे अपडेट करना चाहिए। अपडेट से क्या होता है, उसके जो भी पैचेस जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो सब लेटेस्ट रिलीज पे आ जाता है। जो भी आरपीएम्स आपके इंस्टॉल्ड है वो सबको अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये तीनों वीएम्स को मैं एक साथ अपडेट कर रहा हूँ।
बिकॉज अगर मैं या सॉरी एक्चुअली आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है यार। ये बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या स्क्रीन की विजिबिलिटी का? नहीं नहीं, मुझे तो दिख रहे हैं। हाँ, तो आप एक काम करो, आप रीजॉइन कर लो। आई थिंक शायद कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा, आप रीजॉइन कर लो। ओके ओके फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन मतलब बेसिक अपडेट चल रहा है। ठीक है, ये बेसिक अपडेट थोड़ा टाइम लेता है। अब देखो, अब ये अपडेट हो गया कंप्लीट। अब अगर मैं ये सेम कमांड दोबारा रन करता हूँ ना, तो ये बोलेगा नो पैकेज मार्क फॉर अपडेट, बिकॉज ये अपडेट कर चुका है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर लेते हो कि आपका अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ये हो गया। अब हम सबसे पहला जो काम करते हैं, ठीक है, अब मैं इंस्टॉलेशन से पहले मैंने आपको बताया था कि क्यूबरनेटिस तो एक ऑर्केस्ट्रेशन होता है। एक्चुअली वो क्या करता है, वो डॉकर की सर्विसेज यूज करता है। तो हमें यहाँ क्या करना होता है, हमें सबसे पहले डॉकर से रिलेटेड पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इवन डॉकर से भी पहले के कुछ प्री रिक्विजिट है जो आपको अपने वीएम पे करने पड़ते हैं, और ये सारे नोड पे करने मैंडेटरी है। मैं आपको साथ में ये भी बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या किस नोड पे मैंडेटरी है। अब देखो, जैसे मैंने ये इंस्टॉल किया यम यूटिल डेव मैप मैपर और LVM2, तो ये बोलता है ये ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं इंस्टॉल्ड है। अभी ऐसे खाली पाऊंगा काम करो। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो यूजुअली होता क्या है, कॉपी पेस्ट, तो यूजुअली होता क्या है कि जब आपका कोई पैकेज पहले से इंस्टॉल होता है तो वो आपको यहाँ पे एक मैसेज दे देता है। पैकेज मैनेजर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि अगर कोई पैकेज पहले से अपडेटेड है या पैकेज प्रेजेंट है तो वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, वो आपको इन्फॉर्म कर देता है कि ये पैकेज ऑलरेडी लेटेस्ट है। बिकॉज मैंने यम अपडेट चलाया ना, तो यम अपडेट में ये कुछ चीजें पहले से पड़ी हुई थी। अगर आपकी मशीन पे अगर ये पैकेज पहले से इंस्टॉल नहीं था तो क्या होगा, बिकॉज डिपेंडिंग कि आपने कौन सा मोड सिलेक्ट किया है ओएस को इंस्टॉल करते हुए। जब आप ओएस इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आपके पास बहुत सारे मोड्स होते हैं, मिनिमल सॉफ्टवेयर, या फिर आपको कस्टमाइज करना होता है, या फिर आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना है, डिपेंडिंग बहुत सारे मोड्स होते हैं। और आप जितना हैवी मोड सिलेक्ट करते हो उतने ज्यादा आरपीएम से इंस्टॉल होते हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बहुत ही मिनिमल के साथ स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये आप कभी भी रन टाइम पे इंस्टॉल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट पे। बट अगर आपने एक हैवी ओएस इंस्टॉल कर लिया है तो उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है, तो इसीलिए हम लाइट से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये 3 आरपीएम्स जो है मेरे, ये 3 पैकेजेस बेसिकली ये मेरे हर नोड में होने चाहिए। तो अभी जो मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ ये सारी नोड्स के लिए कॉमन है। ठीक है, तो मैंने तीनों नोड पे ये कमांड चलाया और मेरे को इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है कि ये पैकेज है ऑलरेडी लेटेस्ट है। ठीक है, अब मुझे इंस्टॉल करना है बाइंड। बाइंड बेसिकली एक डीएनएस सर्विस होती है। इसके बारे में भी मैंने बहुत पहले बताया था। डीएनएस होता है जिसमें एक मशीन दूसरे मशीन से होस्ट नेम के बेसिस पे बात करती है। जैसे आप नॉर्मली ईटीसी होस्ट में क्या करते हो, ईटीसी होस्ट में आप आईपी एंड होस्ट नेम लिखते हो। बट जब आप ग्लोबली टॉक करते हो या कोई रन टाइम पे चेंजेस करते हो तो फिर ये लोकल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काम नहीं आती है। फिर उस केस में आपको क्या चाहिए होता है, एक डीएनएस सर्वर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम एक डीएनएस इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी मैं एक डीएनएस इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे डीएनएस इंस्टॉल हो जाएगा। अब मुझे सबसे पहले जो है वो क्या करना है, यहाँ पे डॉकर का रेपो इंस्टॉल करना है। तो जब आप ये डॉकर का रेपो जब कनेक्ट करते हो, सबसे पहले ये आपको रेपो कनेक्ट करना होता है। तो आपको अपनी मशीन के अकॉर्डिंग ही रेपो चाहिए होता है। जैसे मैंने सेंटोस यूज किया तो मेरे को सेंटोस के डॉकर रेपो मिलेंगे। ठीक है, अगर आप उबंटू कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आप पहले डॉकर की साइट पे जाओगे और वहां पे आप सिलेक्ट करोगे कि आपको किस तरीके का रेपो चाहिए। वहां से आपको ये कमांड मिल जाएगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हो। देखो, रेफरेंस के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं तो सेंटोस के साथ शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप भी यही यूज करो। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसमें सेंटोस के जो रेपोजिटरी में जाके, मतलब सेंटोस साइट पे नहीं, डॉकर की साइट पे जाके सेंटोस का जो उनका सेक्शन बना होगा वहां पे जो डॉकर की जो इमेजेस रेपो है उसके साथ इसने मुझे कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट का मतलब ये है कि अब मैं आगे जितनी भी कमांड्स चलाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू डॉकर, वो सारी कमांड्स चलेंगी। इससे पहले अगर मैं ये कमांड चलाता तो ये कमांड एरर दे देता कि नो सच पैकेज फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, यहाँ भी मुझे सेम रेपो को ऐड करना है। तो अभी हम सबसे पहले रेपो को ऐड कर रहे हैं। तो ये मेरा रेपो ऐड हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ। कौन सी कमांड, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप देखो डॉकर
CE, डॉकर CE CLI एंड कंटेनर डेमन IO, ये 3 सर्विसेज मुझे पैकेजेस चाहिए और ये मेरे तीनों नोड पे इंस्टॉल होने चाहिए। जितने भी, चाहे मास्टर है, वर्कर है, कोई भी नोड है, उस पर ये इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज जो मैं हमेशा करता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि मुझे इंस्टॉलेशन करना है तो मैं -y यूज करता हूँ। अगर आप -y यूज नहीं करोगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बार बार इंटरेक्टिव कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। तो टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं -y के साथ कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी देखो इसने मुझसे पूछा नहीं, मतलब कि मैंने ऑलरेडी इसको कॉन्सेंट दे दिया है कि आप इंस्टॉल कर दो, मेरी तरफ से यस है। ठीक है। तो ये देखो ये तीनों नोड पे मेरा इंस्टॉलेशन हो रहा है, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ से डॉकर का आप वर्जन चेक कर सकते हो। ठीक है कि आपका डॉकर कौन सा इंस्टॉल हुआ है, 20.10.17, ये मेरा डॉकर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। ऐसे ही बाकी की नोड्स में भी डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। इंस्टॉलेशन चलने देते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, देखो सबसे पहले हमें जो है ये SC लिनक्स को यहाँ से डिसेबल करना पड़ता है। SC लिनक्स को मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपका ना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको करने के लिए ये कमांड है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको। ठीक है। यहाँ भी कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ भी कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको, चलो मैं वो भी बता देता हूँ, अभी साथ के साथ ही चलते हैं। ये आपको सबसे पहले आईपी जो राउटिंग होती है ना, इसकी टेबल होती है आईपी टेबल, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, इसमें ना अलाउ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इसको आईपी टेबल अलाउ करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, एक फाइल होती है, फाइल क्रिएट करोगे, उसके अंदर ये एंट्रीज डालोगे आप। तो ये ना एंट्री क्रिएट करने का एक तरीका होता है। वैसे तो आप VI एडिटर भी यूज कर सकते हो, आप जरूरी नहीं कि वही फॉलो करो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ये जस्ट मैंने दिखाया। इसमें मैंने VI प्रॉम्प्ट मतलब टूल को यूज नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने कैट से ही फाइल में एंट्री कर दिया है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आपकी जो नोड है वो आपस में बात नहीं कर पाएंगी। तो ये सबसे जरूरी है कि आपको पहले आईपी टेबल में अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है। आईपी टेबल को मैं अलाउ करता हूँ। ठीक है। सिमिलरली तीसरे में भी करना है मुझे। तो थर्ड नोड पे भी ये कर दिया। ठीक है। आपको वेरीफाई करना है कंटेंट, आप वेरीफाई कर सकते हो, कैट कॉल। तो यहाँ पे आपने अलाउ किया है, IPv6 के लिए भी किया है और नॉर्मल IPv4 के लिए भी अलाउ किया हुआ है। ठीक है। अब आप इसको इफेक्टिव करोगे कैसे, इसके लिए रीस्टार्ट नहीं होता है, सिंपल ये कमांड आप चल रन करते हो और इससे ये क्या करता है, ये अपडेट कर लेता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, रीबूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब ये एक FS टैब में आपको स्वैप ऑफ करना पड़ेगा, स्वैप बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्वैप बंद नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको ना प्रॉब्लम आएगी विद रिस्पेक्ट टू CPU। तो हमें इस स्वैप को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। ये सारे स्टेप्स ना मैंने इंटरनेट से ही निकाले हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से स्टेप्स बनाए हैं, और ये मैंने टेस्ट किया है और ये चलते हैं सारे स्टेप, इसलिए मैं आपको एक साथ कंसोलिडेटेड वे में दिखा रहा हूँ। अब सबसे जरूरी होता है कि फायरवॉल नहीं चलनी चाहिए। अगर आपकी फायरवॉल अगर चल रही है, दैट मीन्स कि आपके जो कम्युनिकेशन हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि आप फायरवॉल में जाके एक एक एंट्रीज को आप अलाउ करो मैनुअली, हर एक कम्युनिकेशन को, या फिर आप फायरवॉल को बंद कर दो। तो मैंने सबसे पहले फायरवॉल को बंद कर दिया है, बिकॉज इस केस में मुझे फायरवॉल नहीं चाहिए। ठीक है। डिसेबल किया। आप लोग भी स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, जो स्टेप्स मैंने चैट पे पेस्ट किया है ना, आप उसको, अगर आपने VM पहले से बना रखी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि हर एक स्टेप में क्या होता है, और मैं आपको इश्यूज भी बताऊंगा कि जब आप इंस्टॉलेशन करते हो ना तो इश्यूज भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्मूथ वन गो इंस्टॉलेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बताऊंगा साथ में। अच्छा, यहाँ तक तो आपने नॉर्मल सेटिंग्स कर ली है। ठीक है। अब मुझे सबसे पहले डॉकर से रिलेटेड एक सेटिंग करनी है। सबसे पहले एक डॉकर का फोल्डर बनाना, और एक ये फाइल होती है daemon.json, इसके अंदर मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके अंदर मुझे एंट्री क्या करनी है, यहाँ पे मुझे कर्नल जो चेक है उसको ओवरराइड करना है। तो ये इस तरीके से मैंने ये फाइल बना लिया। ठीक है। अब क्या करना है, यही सेम स्टेप मुझे बाकी की नोड पे भी करना है। तो ये मैंने आपको अभी तक कॉमन स्टेप्स बताए हैं,
मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से स्टेप्स डिफरेंट होते हैं वर्कर और मास्टर के, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कॉमन स्टेप्स बता रहे हैं जो आपको हर एक नोड में करने हैं। मतलब वर्कर, चाहे आप एक वर्कर लो, 2 वर्कर लो, चाहे 3 मास्टर लो, ये स्टेप्स आपको सब जगह करने हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि सो दैट हमारा टाइम भी सेव हो जाए। अदरवाइज बाद में जब आप वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। तो ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू डॉकर कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब मुझे इसे इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे डॉकर को इनेबल करना है, स्टार्ट करना है। ये देखो अभी स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ से इसकी स्टेटस चेक करता हूँ, तो मेरा डॉकर रन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मुझे बाकी के नोड्स पे भी डॉकर स्टार्ट करना है। देखो डॉकर सब पे चलता है, चाहे मास्टर हो चाहे वो आपका वर्कर हो, डॉकर सब पे चलता है। यूज केस डिफरेंट है सबका, मास्टर उसको कैसे यूज करता है और वर्कर कैसे यूज करता है, बस वो यूज केस में डिफरेंस आता है। बट आपका जो डॉकर होता है वो सर्विसेज सब पे चलती है। अब यहाँ तक आपने किया, अब आपने डॉकर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्यूबरनेटिस की रेपो के साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने वीआई मोड यूज किया है। वीआई मोड में मुझे क्या करना है, अपने जो मेरी यम रेपोजिटरी होती है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप CentOS यूज करते हो या RHEL यूज करते हो तो etc yum डॉट repos.d ये फोल्डर होता है। इसी में आपकी ना सारी रेपोजिटरीज होती हैं जहां जहां आप कनेक्शन बनाते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं डॉकर की रेपो ऐड कर रहा हूँ, तो वो ये रेपो थी जो ऐड हुई है। अब मुझे एक और रेपो क्रिएट करनी है। जैसे कई बार अगर आपको नहीं पता है कि अगर मान लो आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है, आप ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मैनुअली एडिट कर सकते हो। कैसे? आपको एक फाइल क्रिएट करनी है किसी भी नाम से, जैसे मैंने नाम दिया क्यूबरनेटिस रेपो, इसके अंदर आपको एंट्री करनी है और यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको डिटेल में आज नहीं समझा सकता, बीच का थोड़ा स्टेप लूज हो गया, बट चलो ठीक है देखते हैं। तो अभी तक जो आप वीएम देख रहे हो ये तीनों इंडिपेंडेंट डॉकर वीएम्स हैं। तीनों वीएम की कैपेबिलिटी इक्वल है कि वो आप उसके ऊपर कोई भी कंटेनर को मैनुअली आप रन कर सकते हो, किल कर सकते हो, स्टार्ट स्टॉप जो भी ऑपरेशन करना आप कर सकते हो। इस पॉइंट तक आपका कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी इक्वल है। प्रॉब्लम कब आती है? जब इसको ऑर्केस्ट्रेट करना होता है। ऑर्केस्ट्रेट मतलब कि कोई ऐसा होना चाहिए जो इसको मैनेज करे, जो कंटेनर्स को रन टाइम पे कंट्रोल करे, कि अगर वो कंटेनर बंद हो जाए तो उसको स्टार्ट करे, स्टॉप करे, मैनेज करे। मतलब मैं बार बार मैनुअली एज अ ह्यूमन मुझे बार बार नोड पे लॉगिन नहीं करना पड़ता है कि मेरी कंटेनर बंद हो गई, इसको स्टार्ट करो, स्टॉप करो, या मेरा वॉल्यूम जो है वो अनमाउंट हो गया, इसको दोबारा से वॉल्यूम कनेक्ट करो, या आईपीस चेंज हो रही है उसको मैनेज करो। तो ये सारा जो मैनेजमेंट वाला काम है वो क्यूबरनेटिस करता है। तो अब मैं इसके ऊपर क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करूंगा। क्यूबरनेटिस को इंस्टॉल करने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीकों से क्यूबरनेटिस इंस्टॉल होता है। एक होता है क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज को मैनुअली, एक एक आरपीएम्स को मैनुअली सीक्वेंस में ऐड करना पड़ता है। सब कुछ आपको खुद से मतलब एक मैनेज करना पड़ेगा सिस्टम। क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट ने जो CNCF कम्युनिटी है उन्होंने इसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका दिया है। बिकॉज क्यूबरनेटिस ना बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है, आउटसाइड वर्ल्ड को ऐसा लगता है कि यार इससे कॉम्प्लेक्स तो कोई सिस्टम ही नहीं बना आज तक। तो उस चीज को आसान करने के लिए जो लिनक्स फाउंडेशन है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्यूब एडीएम बनाया। क्यूब एडीएम क्या करता है ना, ये सारे काम आपके बिहाफ पे करता है। मतलब आपको क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन अगर करनी है तो आपको वो सारे स्टेप्स एक एक, क्योंकि क्या होगा देखो, ये जो मास्टर नोड है, मास्टर नोड पे मैंने आपको बताया कि एपीआई सर्वर होता है, ठीक है। मास्टर नोड पे ETCD होता है। वो सब बेसिकली क्या होता है, वो भी एक पॉड कह लो या एक कंटेनर होते हैं। बेसिकली वो एक कंटेनर होते हैं। क्यूबरनेटिस के अंदर हर एक सर्विस को यूजुअली एक कंटेनर के फॉर्म में रखा जाता है। तो अब ये सारी चीजें आप अगर इंस्टॉल करोगे तो आपको मैनुअली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इतना सब यूजर को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं बेसिक। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्यूब एडीएम इनिट कर दो। एडीएम इंस्टॉलेशन है ये, क्यूब एडीएम इंस्टॉलेशन है, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। क्यूब एडीएम इनिट में क्या होगा, वो इनिशियलाइज कर देगा एक क्लस्टर बना देगा जो बहुत ही बेसिक चीजों के साथ होगा। आप उसके ऊपर टॉप पे अगर कुछ ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो बाद में भी, पर ये जो है वो बेसिक से शुरू करता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक पॉड को नेटवर्क भी दे दिया है कि मेरे जो पॉड्स अंदर जो रन होंगे, लॉन्च होंगे, वो भी एक पर्टिकुलर साइडर के साथ चलेंगे। देखो मैं नहीं भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में दे सकता हूँ। आप अभी चाहे तो आप अभी भी दे सकते हो, ठीक है।
तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इंस्टॉल करूंगा क्यूबरनेटिस, और ये सिर्फ मास्टर नोड पे कमांड रन करनी है और कहीं भी नहीं करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। इस कमांड को रन करने के बाद मुझे एरर आएगी, ठीक है, मुझे आई थी, मैं चाहता हूँ वो एरर मैं आपको भी दिखा दूं, सो दैट फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो, आप जैसे ही आप इनिशियलाइज करते हो ना, तो ये क्या करता है, एक प्री चेक करता है। प्री चेक मतलब ये बेसिकली वेरीफाई करता है कि जिस वीएम पे आप ये कमांड चला रहे हो, क्या ये वीएम मतलब प्रॉपर एज पर रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एक तरीका होता है इसमें ना, आप -v=5 लिखोगे तो ये क्या करेगा, पूरा डिटेल में दिखाएगा, देखो पूरा डिटेल में, मतलब ये डीबग मोड है इंस्टॉलेशन का। तो ये देखो, इंटरफेस फाउंड किया, ये सब कुछ उसको ओके मिला। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है आरपीसी एरर, कि यहाँ पे इसको अननोन सर्विस रन टाइम, ठीक है, ये एरर आ रही है। और ये एक नोन एरर है, ये मतलब ये कोई बहुत बड़ी वैसी कोई स्पेसिफिक टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत नोन इशू है जिसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी पहले से ढूंढ के रखा हुआ है, ठीक है। इस हेलो या ये जो आप स्टेप चलाए अभी, इसके पहले भी ये क्यूरेडियम इनिट और rmptc कंटेनर की config.poml ये वाले स्टेप्स भी चलाने के ये यही मैं बता रहा हूँ, ये बताने के लिए ये मैंने स्टेप्स इसलिए चलाया क्योंकि ये मैंने चलाया तो ये फेल हो गया, राइट, ये फेल हो गया। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज और लिख देता हूँ कि और है, मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ, या तो ये इससे इंस्टॉल करते हो या इससे इंस्टॉल करते हो। मैंने क्या किया, मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया, मुझे कुछ एरर आ रही है, देखो जैसे ही आप करोगे ना तो आपको भी सेम यही एरर आएगी, ये एक नॉन इशू है। इसको जब आप गूगल करोगे ना तो गूगल पे आपको सोल्यूशन मिलेगा कि ये कंटेनर डी के अंदर एक कॉन्फ़िग फाइल होती है, आपको उस कॉन्फ़िग फाइल को रिमूव करना होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉन्फ़िग फाइल को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तभी मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू रिमूव दिस फाइल, और उसके बाद मैं कंटेनर डी को रीस्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये एक फाइल है जो इस इंस्टॉलेशन को फेल कर रहा है, ठीक है। अब मैं इनिशियलाइज करता हूँ, देखो अब मैं इनिशियलाइज करता हूँ, अब देखो ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बाय डिफॉल्ट बाकी नोड्स को ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ मास्टर नोड पे कमांड चलाई तो मेरे वर्कर 1 वर्कर 2 सारे नोड ऑटोमेटिकली ऐड हो गए, नहीं, बाकी के नोड्स ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी नोड के ऊपर ये कमांड चला रहा है, मीन्स कि इसी नोड के ऊपर मेरा एक क्लस्टर बन रहा है और मुझे बाद में बाकी नोड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। तो अभी हम देखो क्या करते हैं, अभी ये चल रहा है इंस्टॉलेशन, तब तक मैं आपको बाकी चीजें बता देता हूँ। यही सेम स्टेप मेरे को फिक्स जो है वो बाकी के नोड्स पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेम फिक्स बाकी के नोड्स पे भी करना पड़ता है, बट वहां पे मैं क्यूब एडीएम इनिशियलाइज नहीं चलाऊंगा, बस यही एक डिफरेंस है कि मैं वहां पे इनिशियलाइज नहीं चलाऊंगा वर्कर नोड्स के ऊपर। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुझे पहले बस ये फिक्स करना है। ये फिक्स मैंने अप्लाई किया यहाँ भी, तो ये बेसिकली एक फिक्स है, ठीक है। यहाँ कंटेनर को मैंने रीस्टार्ट किया, इन नोड्स के ऊपर मैं इनिशियलाइज कमांड नहीं चलाऊंगा। अगर मैंने यही सेम कमांड यहाँ भी चला दी ना तो ये भी एक मास्टर बन जाएगा, तो वो वर्कर नहीं होगा, वो मास्टर होगा। बेसिकली इंस्टॉलेशन मास्टर का होता है और बाद में आप मास्टर के साथ वर्करों को ऐड करते हो, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ देखोगे अगर इंस्टॉलेशन, ज्यादा टाइम नहीं लिया इसने, ठीक है। यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जब मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले इसको जो भी इंस्टॉलेशन चाहिए होता है मास्टर के लिए, मास्टर में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था। मास्टर में देखो क्या क्या होता है, ईटीसीडी होता है, मास्टर में स्केड्यूलर होता है, मास्टर में क्या कहते हैं कि कंट्रोल मैनेजर होता है। तो ये सारी चीजें ये खुद इंस्टॉल कर रहा है, ये देखो खुद इंस्टॉल कर रहा है, खुद उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है। और ये सब करने के बाद वो क्या कर रहा है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सब कुछ उसने किया, कोर डीएनएस भी इंस्टॉल किया उसने, क्यूब प्रॉक्सी भी उसने इंस्टॉल किया है, कंट्रोल प्लेन, इसने बेसिकली कंट्रोल प्लेन इंस्टॉल किया। तो अगर आप यहाँ देखोगे आप, तो मैंने आपको बताया था कि क्यूबरनेटिस में मास्टर प्लेन होता है और वर्कर प्लेन होता है। बेसिकली कंट्रोल कहते हैं, जेनरिक टर्म्स में उसे कंट्रोल बोलते हैं कि कंट्रोलर कौन है और यूजर प्लेन कौन सा, या डेटा प्लेन। तो ये मास्टर हो गया, आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसने ये कुछ स्टेप्स बताए हैं कि आप क्या कर सकते हो। आपको अगर क्यूब सीटीएल कमांड चलानी है, ठीक है, क्यूब सीटीएल किसी और यूजर के साथ, तो आपको ये स्टेप्स चलाने होंगे, ये करना पड़ेगा। उस यूजर में जाके जो आपकी etc kubernetes admin.conf फाइल होती है, उसको आपको अपने होम डायरेक्टरी, जो आपका यूजर की होम डायरेक्टरी है, उसके क्यूब कॉन्फ़िग में ले जाना पड़ेगा। एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, हिडन फोल्डर .cube, और उसके अंदर आपको कॉन्फ़िग के अंदर ये admin.conf फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा और इसकी परमिशन चेंज करनी होगी। और उसके बाद आप kubectl कमांड अपने यूजर से चला सकते हो। अभी जो कमांड चल रही है वो रूट से चल रही है, आप इसको अपने नॉर्मल यूजर से भी चला सकते हो, ठीक है।
या फिर आप ये कमांड करोगे तो वो क्या करेगा, रूट से भी आप अपनी सारी सारी चीजें कर सकते हो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब भी मास्टर इंस्टॉल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है। इसको ना आपको नोट करके कहीं लिखना पड़ेगा। कैसे? इस तरीके से। इसमें बेसिकली एक टोकन है, ये देखोगे आप, ये डिस्कवरी टोकन है, ये वाला। ये टोकन आपको सॉरी, ये टोकन की वैल्यू है और ये एल्गोरिथम है। ये कमांड आप यूज करोगे वर्कर नोड पे, और जब आप ये कमांड चलाओगे तो स्पेसिफिक जो आपकी वर्कर है वो आपके मास्टर से कनेक्ट करेगा। वो भी करते हैं, थोड़ा सा बेसिक कुछ चला के दिखाता हूं। देखो, ये मास्टर है, ठीक है, इसने सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑल नेम स्पेसेस। एक सेकंड, अच्छा ये एरर दे रहा है, एक सेकंड, मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने यूजर से करता हूँ, ये वाला स्टेप करना पड़ेगा, ये वाला ना, ये भी मैं कर देता हूँ। चलो, यूजर की डायरेक्टरी में ठीक है। इसके बाद अगर मैं kubectl की कमांड चलाता हूँ, देखो, तो अभी मेरी ये कमांड चल गई। अब आप देखोगे ना तो kubectl में जो आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ एक ही आ रहा है, मास्टर, और वो भी नॉट रेडी में आ रहा है, कंट्रोल प्लेन, मतलब कि ये कंट्रोलिंग नोड है, कोई वर्कर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक वर्कर ज्वाइन नहीं किया है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आपका मास्टर इंस्टॉल होता है ना, सबसे पहली नोड जो इंस्टॉल होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ इनिशियलाइज, क्यूबेडियम इनिशियलाइज। इसका मतलब है कि पहली बार आपका क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, बट वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन नहीं करता है कोई भी इसको, ठीक है, कोई भी इसको ज्वाइन नहीं करता है। कहाँ गए हम, 1 सेकेंड। कृष्णा, यहाँ पे आप जो सेकंड ऑप्शन बताया QADM इनिट करके जो नेटवर्क रेंज दिया है, मान लीजिए मेरा वर्कर नोड डिफरेंट नेटवर्क में है, तो याद देना चाहिए ना, एज इट इज जस्ट ये वर्कर, हाँ एक्चुअली ये वर्कर का नहीं है, ये पॉड का नेटवर्क है। मतलब जो आप पॉड, जो आपके जो पॉड्स रन करेंगे ना, वो बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क पे होता है, IPv4 IPv6। तो मैंने एक बेसिकली एक नेटवर्क बना दिया, और ये देखो 16 है। आपको कभी भी किसी भी नोड पे 16/16 सबनेट मिलता ही नहीं है, बिकॉज ये आप अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हो, और वो सिर्फ पर्टिकुलर वर्कर नोड पे ही चलेगा। मीन्स कि आपके जितने भी वर्कर नोड होंगे उन पे कंबाइंड ये नेटवर्क चलेगा, बट ये जो नेटवर्क है ये एक्सपोज नहीं होता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कभी भी, इन एनी केस। तो ये वर्कर का एक्चुअल ONM IP नहीं है, ना ही ये इंटरनल IP है, दिस इज टोटली डिफरेंट, ये पॉड IP है बेसिकली। आपके जो पॉड्स होंगे वो इसी IP में लॉन्च होंगे। आप कहते हो कि नहीं यार मेरे को ये सही नहीं लगता, ये बेसिकली यूजर डिफाइंड वो है, बोलते हो मुझे तो 192 देना है या 172 देना है, वो आपके ऊपर, आप दे सकते हो कोई सा भी, ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कभी बात करेगा ही नहीं। अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना कि टोकन की जो ज्वाइन करने की जो कमांड होती है, ये वाली जो आपको नोट करनी चाहिए, ये वाली, बट मान लो अगर आप कहीं भूल गए किसी रीजन से, तो अब आप कैसे दोबारा से वो टोकन प्रिंट कर सकते हो? तो उसकी ये कमांड होती है टोकन क्रिएट का, प्रिंट ज्वाइन कमांड। तो जब आप ये कमांड चलाते हो ना, kubectl टोकन क्रिएट के आगे प्रिंट ज्वाइन कमांड, तो ये आपको वो कमांड दिखा देगा। अभी कमांड का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको थोड़ी देर में जस्ट बताता हूँ। पहले हम थोड़ा सा बेसिक टेस्ट वेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं नेम स्पेस चेक कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेम स्पेस ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्यूबरनेटिस के अंदर। हर चीज नेम स्पेस बेस्ड होता है। नेम स्पेस बेस्ड का मतलब ये है कि आपका जो भी आप डिफाइन कर रहे हो, एक जोन में आप रखते हो, एक आइसोलेटेड एरिया, उस आइसोलेटेड एरिया में कोई दूसरी सर्विस नहीं आती है, तो दैट इज कॉल्ड नेम स्पेस। मतलब ये कि आप रिसोर्सेस को जोन्स में क्रिएट डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तभी आप यहाँ देखोगे पेंडिंग में आ रहा है, ठीक है। ये भी चल रहा है, हो रहा है, इसका आगे चल रहा है ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक ये होता है ये ये भी कमांड चला देते हैं टू गेट द फुल वर्जन। अच्छा ठीक है, एक अप्लाई करना पड़ेगा आपको क्यूब वर्जन। जब आप ये कमांड अप्लाई करोगे ना, kubectl अप्लाई वर्जन, इसके बाद ही आपका जो है क्यूब गेट नोड जब मैं चलाऊंगा तो अब ये रेडी होगा। इससे पहले ये रेडी नहीं था, देखो अब ये रेडी हो जाएगा। अब थोड़ी देर में चेक करेंगे ना तो ये रेडी में आना चाहिए। अब आ गया, देखो रेडी में।
मतलब ये कि मास्टर जो है वो एक्टिवेट कैसे हुआ है, रोल की जो बाइंडिंग है उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर जो है वो इस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ता है। क्यूबरनेटिस में देखो क्या होता है, आपको अगर कोई भी काम करना है ना, हमेशा kubectl कमांड से ही होगा। ये आप याद रखो कि चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे आप यूजर हो, आपको हमेशा kubectl कमांड के थ्रू ही सारा काम करना होता है। kubectl कमांड के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। अप्लाई कमांड से जब अप्लाई करते हो तो आप ये क्या करता है, ये एक फाइल है, इस फाइल को डाउनलोड करके ही अप्लाई कर देगा सीधा। तो दैट मीन्स इसके बाद आपका जो वर्क मास्टर है वो रेडी हो गया। इससे पहले वो जस्ट एक इंस्टॉल्ड स्टेट में था, नॉट रेडी में था। ये तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ज्वाइन कराना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कमांड है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आउटपुट आता है, ये सिंपल कमांड को मुझे यहाँ वर्कर पे जाना है और यहाँ पे ये कमांड चलानी है। देखो अब क्यूब एडीएम इनिशियलाइज नहीं है। अगर मैं यहाँ क्यूब एडीएम इनिशियलाइज लिखूंगा तो वो क्या करता है, वो एक नया क्लस्टर बना देगा फिर से। तो मैं सिर्फ ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा ऑलरेडी एक क्लस्टर रन कर रहा है, मुझे उसको सिर्फ ज्वाइन करना है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये मास्टर से जाके कनेक्ट करेगा, ठीक है, और मास्टर से कनेक्ट करके ये सब अपनी कनेक्टिविटी बना रहा है। Which one is this IP? Which one is this IP? 10, ये 0, आईपी 1. देखो, ये आईपी आप डिसाइड नहीं करते हो। ये आईपी बेसिकली जो आपकी कमांड होती है ना, जब आप यहाँ पे रन करते हो ना, देखो यहाँ पे जब मैंने इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आउटपुट आता है, इसको आपको सेव करना पड़ता है। Okay, okay. During installation. हाँ, और ये आईपी बेसिकली मेरे नोड की आईपी है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये मेरे नोड की आईपी है, आईपी ए। देखो अब आईपी ए में अगर करता हूँ ना, तो ये मेरे मास्टर की आईपी है बेसिकली, Okay. ठीक है। तो ये टोकन जो होता है, ये आपको सेफ रखना चाहिए अपने पास। अगर आपको कभी भी फ्यूचर में किसी भी नोड को अपने क्लस्टर में ऐड करना है, तो इंस्टेंट कि आप दोबारा से नया क्लस्टर लो। Port जो है ये 6443, this is default Kubernetes port और ये चेंज कर सकते हैं, we can change it. यार इसको चेंज नहीं करना चाहिए। यूजली जब आप इंस्टॉल करते हो ना, बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल होता है, ये आपको ऑटोमेटिकली ये चीज मिलता है, आपको इसे कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। देखो ये जो कमांड है ना आपकी डिपेंड करता है आपका जो एपीआई सर्वर है। मगर मान लो आपने अगर, ये बेसिकली एपीआई सर्वर का पोर्ट नंबर है, तो आपका अगर एपीआई सर्वर आप पोर्ट नंबर चेंज कर रहे हो, सपोज आपकी एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन है और आप एपीआई सर्वर का पोर्ट नंबर डिफरेंट लेते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, जैसे जो गुई होती है, आप बोलते हो कि फॉर एग्जांपल मैं गुई 8000 पे ओपन करता हूँ, बहुत सारे लोग कस्टमाइज करके 8081, 8082, 83, 84 पे ओपन करते हैं। वो भी सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको एपीआई सर्वर में जाके पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा एंड देन आप उसके बाद आपको रिस्टार्ट करोगे, फिर आपका जो है वो डिफरेंट पोर्ट पे लिसन करेगा, ठीक है। जो हमको जो देखना होता है, दैट इज योर दिस टोकन। ये टोकन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी टोकन की हेल्प से ही आप जो है क्या कहते हैं फर्दर अपने वर्कर्स को ज्वाइन करा सकते हो क्लस्टर में। अभी मैंने आपको एक प्रिंट कमांड शो किया था। प्रिंट कमांड वो समथिंग की, ये रहा देखो, क्यूब एडीएम टोकन क्रिएट। तो ये क्या करता है, ये आपको फुल कमांड क्रिएट करके दे रहा है। मतलब आपको मैनुअली आपको आईपी पोर्ट ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली रन दिस कमांड एज इज, बिना किसी मॉडिफिकेशन के आपका वर्कर जो है वो ऐड हो जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल ये कमांड रन किया और ये देखो ऐड हो गया। अब मैं अगर मास्टर पे सेम कमांड रन करता हूँ, गेट नोड्स, तो आप देखो रेडी वर्कर, तो मेरे पास एक वर्कर आ गया। सिमिलरली अगर मुझे दूसरा वर्कर ज्वाइन करना है तो मुझे ये कॉपी करना चाहिए और यहाँ पे इस नोड पे रन करना चाहिए। प्रीरिक्विजिट आपने फुलफिल किए हुए हैं, प्रोवाइडेड आपने सारे बेसिक जो भी इसके ऊपर वाले स्टेप्स हैं वो सारे किए हुए हैं। सिंपली आप क्या करोगे, सिंपल क्यूब एडीएम ज्वाइन, और आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज, और ये देखो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन इसने स्टार्ट कर दिया। अब ये इसने ज्वाइन किया। देखो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सारी चीजें। क्यूबरनेटिस में होता क्या है, क्यूबरनेटिस के अंदर आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा। हाँ, सर्विसेज आप इंस्टॉल कर रहे हो डेफिनेटली, बट आप डॉकर आपका पहले से चल रहा है। आप सिर्फ अपने वर्कर को एक रोल असाइन करके और उसके बाद आप उसको अपने मास्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हो सिंपली। तो अब आप देखो यहाँ पे मैं गेट नोड्स करूंगा, अभी मेरे पास 2 वर्कर आ गए, देखो 2 वर्कर्स आ गए। तो इस तरीके से मेरे 2 नोड बन गए, ठीक है। अब और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि एक तरीका होता है लेबल चेंज करने का। आप बोलते हो कि यार मेरे को यहाँ पे लेबल सेट करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई रोल नहीं है, देयर इज नो लेबल सेट, नन आ रहा है। तो मैं इनको आई कैन गिव सम नेम। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरी नोड है, ठीक है, ये नोड नेम और रोल में आप यहाँ पे इसको वर्कर बता सकते हो। तो kubectl लेबल कमांड इज kubectl लेबल। अब आप देखो वर्कर आ गया। ऐसे ही आप सेकंड नोड के लिए कर सकते हो, नोड नेम वर्कर 2, इसको मैं वर्कर 2 बोलता हूँ। ये सेकंड नोड है मेरी,
तो ये क्या करेगा, सेकंड नोड को भी वर्कर का लेबल दे देगा। अब आप देखोगे यहाँ पे वर्कर आ रहा है, फर्स्ट वन इज योर मास्टर कंट्रोल और बाकी दोनों वर्कर हो गए। हाँ, कुछ और बेसिक कमांड्स भी चला के देखते हैं। गेट नोड के अलावा गेट पॉड्स -a। -a जब आप करते हो ना तो ये ऑल नेम स्पेसेस दिखाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्यूब सिस्टम। क्यूब सिस्टम बेसिकली वो नेम स्पेस है जिसमें क्यूबरनेटिस काम करता है। ठीक है, क्यूब सिस्टम होता है, क्यूब एडीएम भी होता है, एडमिन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे हमने अभी क्यूब सिस्टम डाला है। अच्छा, यहाँ पे आपको कोर डीएनएस दिख रहा है, कहाँ चल रहा है। एक और कमांड होती है इसके साथ, -o वाइड। -o वाइड बहुत अच्छी कमांड है, ये आपको ना काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या शो करता है, इट विल शो यू योर नेम स्पेस, आपका पॉड का नाम, आपका पॉड का रेडी स्टेट, फिर क्या कहते हैं स्टेटस, रीस्टार्ट, एज, आईपी क्या है आपके पॉड की, देन आपके नोड का क्या कहते हैं नाम, कौन सी नोड पे चल रहा है और उसका नॉमिनेटेड नोड समथिंग। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी सर्विसेज किस नोड पे चल रही हैं। अब आप देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब पूछा था तो आई थिंक ये तो पॉड की आईपीस तो अलग आती है, उनको हम अलग देखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होते, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं दो डिफरेंट आईपीस क्यों बता रहा हूँ। अभी के लिए आप इतना समझो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट आउटपुट, ये आपके कोर डीएनएस। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, ये पॉड है, बेसिकली एक पॉड है कोर डीएनएस, और ये इसका रेप्लिका है। तो ये फर्स्ट कॉपी और ये सेकंड कॉपी। और आप देखोगे अगर ये कहाँ चल रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था मास्टर पे ही ये दोनों चल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक ही मास्टर है, सिंगल मास्टर। तो जो मेरा कोर डीएनएस है वो एक ही इंस्टेंस जो है वो दो इंस्टेंस चल रहे हैं सेम मास्टर के ऊपर। ETCD मास्टर का सिर्फ एक पॉड है, क्यूब API सर्वर मास्टर एक पॉड है, सिंगल पॉड। क्यूब प्रॉक्सी के देखो 3 पॉड है, क्यूब प्रॉक्सी के 3 पॉड है। अगर आप यहाँ देखोगे क्यूब प्रॉक्सी कहाँ कहाँ चल रहा है, क्यूब प्रॉक्सी तीनों नोड पे चल रहा है। देखो वर्कर 1, वर्कर 2 और मास्टर। तो क्यूब प्रॉक्सी सब पे चलता है। क्यूब स्केड्यूलर कहाँ चल रहा है, मास्टर पे चल रहा है। तो क्यूब स्केड्यूलर का आप आउटपुट अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कहाँ है, मास्टर के ऊपर। तो इस तरीके से आप डिटरमिन कर सकते हो कि आपके जो क्या कहते हैं कि सर्विसेज है वो कहाँ कहाँ रन करते हैं, किस किस नोड पे रन अच्छा करते कृष्णा, हैं। वन क्वेरी लिटिल हम्म, बिट। तो यहाँ पे जो क्यूब प्रॉक्सी का 3 नोड में चल रहा है, 1 मास्टर 2 वर्कर नोड, राइट? 3 प्लॉट अब जो बताया अभी। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग तो मास्टर नोड से कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, kubectl get pod a फॉर ऑल मींस वर्कर नोड का भी डिटेल्स ऐसे नहीं दिखाया ए जाएगा। का मतलब होता है नेम स्पेस। देखो यहाँ मैं ऐसे सिंपल लिखता हूँ, नेम स्पेस क्यूब सिस्टम। तो ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस नेम स्पेस के रिसोर्सेज दिखाएगा, सिर्फ इस नेम स्पेस के। अगर मान लो मैं बोलता हूँ समथिंग लाइक टेस्ट, ठीक है, अब ये क्या बोलेगा, नो रिसोर्सेज फाउंड इन द नेम स्पेस, टेस्ट नेम स्पेस। तो ऐसा कोई नेम स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसकी भी एक कमांड होती है, kubectl गेट नेम स्पेसेस। तो यहाँ पे आपको ये दिखता है कि कितने नेम स्पेस आपके पास हैं। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि मास्टर नोड में कितना नेम स्पेस है ना, नहीं मास्टर नहीं, कंप्लीट क्लस्टर, पूरा क्लस्टर। अब आप हाँ, अब आप जो भी करोगे दैट इज एप्लीकेबल फॉर होल क्लस्टर, नॉट फॉर सिंगल नोड। ठीक है, अगर जैसे आप बोलते हो डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट में आपके पास namespaces on some worker node, so that will show only on that worker node, or that also for all the cluster, entire cluster. सॉरी यार, क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। So if I run this command kubectl get namespaces on a worker node, then it will show the similar output, or it will show Same some different output. Same If I output. run it on worker, इट विल गिव सेम आउटपुट बिकॉज Same kubectl, हाँ, जब द मोमेंट यू रन kubectl, तो kubectl क्या करता है, kubectl अगर आपको याद होगा मैंने जब स्लाइड में शो किया था, kubectl बेसिकली एक टूल है, इट इज नॉट अ सर्विस, इट इज बेसिकली अ टूल। अब ये टूल क्या करता है, ऑन फ्रंट एंड इट इज गिविंग अस अ ह्यूमन रीडेबल इंटरफेस, कि मुझे इजी लगता है टू फायर दिस कमांड। अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल यू वांट टू टेस्ट kubectl get pod -n cube system, ये मैंने नेम स्पेस दे दिया। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एज अ यूजर मेरे लिए बड़ा आसान है इतना सिंगल लाइन का कमांड लिखना, एंड आउटपुट भी मैं यहाँ पे बड़े आराम से एक विजिबल फॉर्मेट में देख रहा हूँ।
बट क्यूबरनेटिस डज नॉट वर्क लाइक दिस। क्यूबरनेटिस ऐसे काम नहीं करता है। क्यूबरनेटिस में जो फ्रंट एंड होता है पूरे के पूरे क्लस्टर का, दैट इज क्यूब एपीआई सर्वर। यहाँ पे आप जो देख रहे हो क्यूब एपीआई सर्वर, ये बेसिकली क्यूबरनेटिस से बात करने का तरीका, मतलब मेन फ्रंट एंड होता है, गेट होता है बेसिकली। आपको क्यूबरनेटिस में कुछ भी करना है, कुछ भी मीन्स with respect to cluster, with respect to nodes, with respect to pods, with respect to deployment, automation, scaling, जो भी काम होता है ना Kubernetes का, everything, all communication goes via Kube API server। अब ये जो Kube API server है ना, ये एक्सेप्ट करता है JSON। अब JSON आपको पता है कि इट इज अ वेरी बिग फाइल और उसके बहुत स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रक्चर होता है। अगर आप एक स्पेस भी मिस कर दोगे ना तो आपका वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया ना, मतलब एक यूजर के लिए बार बार अगर मुझे सिर्फ एक गेट पॉड चलाना है, बेसिकली मुझे सिर्फ पॉड्स देखना है और उसके लिए मुझे एक जेसन फाइल का इनपुट देना पड़ेगा, एपीआई, बेसिकली मुझे एक एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको आसान करने के लिए एक kubectl टूल बनाया गया है जो फ्रंट एंड पे आपसे एक नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इनपुट लेता है और बैक एंड पे वो ऑटोमेटिकली इसकी एक जेसन बना के एपीआई सर्वर को देता है। तो द मोमेंट यू रन दिस कमांड, इरेस्पेक्टिव कि ये कमांड आप मास्टर से चला रहे हो, वर्कर से चला रहे हो या फिर आप एक थर्ड पार्टी नोड से चला रहे हो, थर्ड पार्टी नोड जो इस क्लस्टर का पार्ट भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो ये फाइल होती है, ये देखो आपको मैंने बताया था ये वाली फाइल, ये कॉपी करनी होती है। ये बेसिकली एक फाइल होती है, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये कॉन्फ़िग फाइल चैट, देखो ये एक फाइल होती है बेसिकली। इस फाइल को आप अपने यूजर पे ले जाओ, आप एक kubectl टूल डाउनलोड करो, आप नॉर्मल एक थर्ड पार्टी एक वीएम बना लो, एक अलग से वीएम, वहां पे आप kubectl टूल डाउनलोड करो और आप इस फाइल को कॉपी कर लो उस यूजर की डायरेक्टरी में और उसको परमिशन दे दो। इसमें आपका एपीआई सर्वर का देखो यूजर नेम आईपी लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हो आपके क्यूब एपीआई सर्वर की आईपी है पोर्ट के साथ, ये आपका नाम है क्लस्टर का, देन आपका क्लस्टर का देखो सर ये नेम है, क्लस्टर का यूजर नेम, क्लस्टर का पासवर्ड जो होता है वो बेसिकली टोकन बेस्ड होता है, ये देखो यहाँ से ये टोकन होता है, क्लाइंट सर्टिफिकेट है और क्लाइंट की डेटा है। इसकी हेल्प से आप क्यूबरनेटिस से कभी भी बात कर सकते हो। तो अब एवरी टाइम अगर मैं जेसन बना के कम्युनिकेट करूंगा तो इट विल बी वेरी टफ फॉर मी, राइट, मतलब बहुत मुश्किल होगा कि मैं इतनी बड़ी फाइल हर बार मतलब सेंड करूं। तो ये क्या करता है कि जब आप यहाँ पे कमांड रन करते हो तो ये बेसिकली वहां से आउटपुट लेता है जेसन में और फॉर्मेट करके मुझे इस फॉर्मेट में शो कर देता है। तो ये हमारे लिए एक टूल है जो क्यूबरनेटिस ने बना के दिया हुआ है सो दैट हमको बार बार जेसन फाइल में डील ना करना पड़े, ठीक है। और ये टूल आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो और इस फाइल को आप डाउनलोड कर लो, इस फाइल को डाउनलोड करके आप अपने लोकल सिस्टम पे भी रख लो और उसके बाद आप अपने लोकल सिस्टम से जब आप ये कमांड चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सेम आउटपुट आएगा, राइट। तो आप पूरा का पूरा क्यूबरनेटिस मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल फाइल। तो ये सिंगल फाइल देखो कितनी क्रिटिकल है, राइट। तो इस तरीके से आप क्यूबरनेटिस से बात करते हो। तो आज तो मैंने आपको जस्ट देखो बेसिक बताया, आज मैंने आपको सिर्फ क्यूबरनेटिस इंस्टॉल किया है और इसके साथ मैंने ये नोड्स को ज्वाइन किया है। अब इसके ऊपर हम पॉड्स डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, पॉड नए पॉड्स क्रिएट करते हैं। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, आप अपनी जब लैब बनाओगे, जब आप अपनी लैब क्रिएट करोगे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, गेट, क्लस्टर, एसवीसी। कृष्णा एक छोटा सा एक बार नेम्स को थोड़ा और एक बार बताओगे, नेम स्पेस क्या इससे एक्चुअली हम लोग नेम स्पेस को डिफाइन करता है और काम करता है। अच्छा हम कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या कि क्यूबरनेटिस में इरेस्पेक्टिव आप उसको क्यूबरनेटिस को आप नोड के टर्म्स में मत देखो कि वो मास्टर है, वर्कर है, ये क्या है। जब आप एक यूजर होते हो क्यूबरनेटिस के लिए तो आपको सिंपली जो डिवीजन होता है वो बेसिस ऑफ नेम स्पेस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ तो उस एप्लीकेशन यूजुअली क्या होता है, आप एक सर्वर पर डिप्लॉय करते थे तो वो सर्वर आपका अपना होता था। आप सेग्रीगेट कैसे करते थे, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4। अब मैं बोलता हूँ आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है 3 सर्वर्स पे, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, बट यूजुअली क्या है वो सेम एप्लीकेशन है। तो जब आउटर वर्ल्ड देखता था तो वो क्या कहता था, एक सिंगल एप्लीकेशन, इरेस्पेक्टिव कि वो 3 डिफरेंट नोड्स के ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि नेम स्पेस होता है। नेम स्पेस का मतलब होता है जोन।
जोन का मतलब होता है कि आपको आपके काम करने के लिए, ठीक है, आप मान लो एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, आप एक पॉड डिप्लॉय कर रहे हो। अब वो पॉड जब आप डिप्लॉय करोगे तो वो आपका एक सेपरेट होना चाहिए, वो इट शुड नॉट ओवरलैप और इट शुड नॉट बी शेयर्ड विद, या कोई उसके अंदर अपने कोई उसे ट्रेस ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक एडमिन हूँ और मैं एडमिन, या मान लो मैंने दो टेनेंट बनाए हैं, ठीक है, टेनेंट 1 एंड टेनेंट 2। टेनेंट 1 ने जो पॉड्स डिप्लॉय किए हैं, टेनेंट 2 ने उस पॉड को ट्रेस कर लिया कि इसके ऊपर क्या क्या पॉड्स डिप्लॉय हैं या ये क्या ट्रैफिक सेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, नेम स्पेसेस बनाए जाते हैं। जैसे सिंपली जब आप एक सोसाइटी में देखते हो तो सोसाइटी में क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स में क्या होता है, हर एक का अपना गेट होता है, ठीक है, एक फ्लैट नंबर होता है कि दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर फ्लैट नंबर बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब इरेस्पेक्टिव कि उसका प्लॉट एक्चुअली वो लैंड के किस हिस्से पे है, आउटसाइड वर्ल्ड को उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक फ्लैट नंबर मिला हुआ है। आप जो भी अपने फ्लैट के अंदर करते हो, आपके नेबरिंग फ्लैट वाले को उससे कोई मतलब नहीं होता है। सेम वे अगर आप यही सेम चीज अगर आप एक पीस ऑफ लैंड में जाते और वहां पे आप अगर दो अलग अलग से प्लॉट पे आप अगर घर बनाते तो आप बोलते कि हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 1 कहाँ पे बिल्ड है, प्लॉट नंबर 1 पे। हाउस नंबर 2 कहाँ पे बिल्ड है, प्लॉट नंबर 2 पे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप भूल जाओ कि आपका प्लॉट है। सिमिलरली जैसे फ्लैट सिस्टम में होता है, आपको कोई भी पीस ऑफ लैंड नहीं मिलता है, सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट नंबर्स होते हैं। तो सिमिलरली क्यूबरनेटिस को आप जब भी देखते हो ना, अगर आपको देखना है सिंगल व्यू, तो जस्ट सी एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कंप्लीट एक क्लस्टर है और इस क्लस्टर में कौन सा वर्कर है, कौन सा वर्कर 2, 3, 4, 5, 6 है या मास्टर है, डजेंट मैटर। सिंपली थिंग मैटर इज नेम स्पेस। नेम स्पेस मीन्स योर हाउस नंबर। अब आपको जो भी काम करना है आप इसके अंदर करोगे। अब जो क्यूबरनेटिस खुद होता है, जो खुद एक क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म है, वो भी अपना एक हाउस नंबर बनाता है कि ये मेरा हाउस नंबर है और इस हाउस के अंदर मैं अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टास्क करूंगा, जो भी मेरे पॉड्स होंगे। या ये मेरा हाउस नंबर 2 है, इसमें मैं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टास्क करूंगा। आप अगर बोलते हो कि मैं यार एक डिफॉल्ट, मान लो एक आप एक नया नेम स्पेस बना लेते हैं ना, मान लो मैं एक नया नेम स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट कमांड नहीं पता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जस्ट। देखो kubectl क्रिएट नेम स्पेस कृष्णा। अब क्या होगा, अब मैं बोलूंगा गेट नेम स्पेसेस, तो यहाँ पे अब एक नेम स्पेस आ गया कृष्णा, मतलब कि एक फ्लैट नंबर मिल गया मुझे। अब इस फ्लैट के अंदर मुझे कोई भी काम करना है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको भी कोई मतलब नहीं है, इसको भी कोई मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। ये मेरा पर्सनल स्पेस है। इस पर्सनल स्पेस पे अब मैं जैसे मैं पॉड डिप्लॉय करूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो मेरा पॉड है मुझे हमेशा नेम स्पेस देना पड़ता है कि मैं कहाँ डिप्लॉय करना चाहता हूँ। अगर मान लो मैंने पॉड यहाँ डिप्लॉय कर दिया तो दैट मीन्स कि मेरा पॉड इस घर में चला गया। तो हमेशा एक आपको एक नेम स्पेस लेना होता है। और अब ये नेम स्पेस देखो टेक्नोलॉजी है क्या, नेम स्पेस बेसिकली लाइनक्स की एक टेक्नोलॉजी है जो आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सीपीयू रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी आपके ओएस रिसोर्सेज होते हैं, नेटवर्क, स्टोरेज, सीपीयू, कंप्यूट, जितनी भी चीजें होती हैं, सबको जोन में डिवाइड कर देता है अलग अलग। तो जब द मोमेंट व्हेन आई से क्रिएट नेम स्पेस कृष्णा, तो ये क्या करेगा, ये एक नेम स्पेस रिजर्व कर दिया इसने, एक फ्लैट नंबर बना दिया। अब इस फ्लैट का अपना अलग से पानी का सिस्टम होगा, इस फ्लैट का अपना अलग से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी होगी। ऐसे ही इस नेम स्पेस के पास अपना नेटवर्क बनेगा, इस नेम स्पेस का अपना सीपीयू होगा, इस नेम स्पेस का अपना स्टोरेज होगा। जो भी इस नेम स्पेस के साथ आएगा वो इसका अपना होगा। इस बराबर की नेबरिंग नेम स्पेसेस को कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये होता है नेम स्पेस। मतलब मैंने आपको बहुत ही लेमन टर्म्स में समझाया, मतलब मैं स्ट्रिक्टली टर्मिनोलॉजी पे नहीं गया, बट ये होता है नेम स्पेस। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप जो भी काम करते हो आप अपने नेम स्पेस के अंदर ही करते हो। आप हमेशा याद रखना, हमेशा नेम स्पेस मैंडेटरी है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर आप किसी और के नेम स्पेस को यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि फिर वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो हम लोग ये नेम स्पेस का और भी डिटेल्स जान सकते हैं ना, लाइक अभी तो आप गेट करके नेम्स में लिस्ट ऑफ नेम स्पेस बनाया, मैं हाँ, देखा। हाँ। तो अगर इस नेम्स का अगर डिटेल्स जानना चाहता हूँ, जो इसमें नेम्स में कितना पॉड है, क्या है कि नहीं, वो भी कमांड से देख सकते हैं तो डिटेल्स। हाँ, अगर आपको पॉड देखना है ना तो आप क्या करते हो, kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। अब आप जब गेट पॉड्स करते हो तो -n कृष्णा। तो अभी इस पर्टिकुलर नेम स्पेस में कुछ भी नहीं है, कोई पॉड नहीं है, ये देखो कोई पॉड नहीं है, गॉट इट। राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। हाँ, इस आप और भी बहुत देखो यार, क्यूबरनेटिस में ना जो भी होता है वो kubectl से ही होता है। kubectl गेट नोड्स, दैट मीन्स कि आपको नोड दिखाएगा।
गेट पॉड्स करोगे तो गेट पॉड दिखाता है, आपने कोई नेम स्पेस नहीं दिया तो ये हमने क्यों किया था, ऑल नेम स्पेसेस। एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल सिंटेक्स है ना वो हाइफन हाइफन नेम स्पेसेस ऑल करके है, कुछ हाइफन हाइफन ऑल नेम स्पेसेस। कृष्णा, ये जो हमने गेट पॉड्स किया, इसमें ये जो पॉड दिखा रहा है, अभी हमने कोई पॉड क्रिएट नहीं किया, बट ये जो सर्विसेज हमने क्रिएट की है ये उसका ही पॉड बनाता है क्या? ये क्यूबरनेटिस के पॉड है, ये आप देख रहे हो ना, नेम स्पेस क्यूब सिस्टम है, मतलब ये क्यूबरनेटिस के पॉड्स हैं ये। अच्छा, हाँ, जो हमने मतलब सर्विसेज ऐड की है हाँ, उसी के पॉड बना, उसी के पॉड है। मतलब आपने जो क्यूबरनेटिस इंस्टॉल किया ना, इससे पहले देखो ये कमांड चलती भी नहीं जब तक आप kubectl इंस्टॉल नहीं करते। ये स्टेप आपका यहाँ पे था, देखो एक स्टेप था जिसमें मैंने kubectl इंस्टॉल किया था, क्यूबलेट था, क्यूबलेट के अंदर ही ये आता है, ये क्यूबलेट और क्यूबआईडीएम के अंदर ही इनबिल्ट है। तो उसके बाद से फिर मेरा kubectl भी चलना शुरू हो जाता है। अब kubectl जब चलना शुरू होता है तो आप बाय डिफॉल्ट जब आपने इंस्टॉल नहीं किया था ना, तब देखते तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। याद है जब मैंने आपको शुरू में दिखाया था तो उसमें ये आ रहा था कि नो एपीआई सर्वर फाउंड। नो एपीआई सर्वर फाउंड का मतलब ये है कि आपका कोई क्यूबरनेटिस था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। इससे पहले मैंने यहाँ चलाया था, देखो ये kubectl, इसने बोला कि कनेक्शन नो सर्वर, कोई सर्वर मिला ही नहीं से, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं मिला। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे जब आपने इंस्टॉल कर दिया तब आपको ये कमांड ने आउटपुट देना शुरू कर दिया। तो दैट मीन्स कि, और आपने अभी तक कोई यूजर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं करी है, आपने जो भी इंस्टॉलेशन किया है आपने सिर्फ क्यूबरनेटिस का किया है। और नेम स्पेस देखो, नेम स्पेस क्यूब सिस्टम है, दैट मीन्स कि इससे रिलेटेड सारे पॉड्स हैं। आप जब कल फ्यूचर में आप अपना नया, जब आप अपना पॉड डिप्लॉय करोगे तो आप यहाँ पे हाइफन सिंपल नेम लिख दोगे, जैसे मैंने बोला था ना हाइफन नेम कृष्णा। तो सबसे पहले नेम स्पेस मैंडेटरी होता है। आप जो भी एक्सरसाइज करते हो पहले आप अपना नेम स्पेस बनाओ और उस नेम स्पेस के अंदर आप अपना जो है स्पेसिफिक टास्क करो। यूजली जैसे आप क्या बोलते हैं, वीएम्स में होता है ना, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। अगर आप क्यूबन उस पे देखते हो ओपन स्टैक में, या फिर आप जैसे अमेजोन पे जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एक अकाउंट देते हैं, उस अकाउंट के अंदर ही आप अपनी वीएम्स डिप्लॉय करते हो। तो सिमिलरली ये आपका एक अकाउंट है, ये वो अकाउंट है जो सिर्फ आपके लिए है, इस अकाउंट में और कोई नहीं आ सकता। ये अकाउंट है, यूजर आईडी नहीं है, पहले बता दूं, ये अकाउंट है। अकाउंट और यूजर आईडी दो डिफरेंट चीज होती हैं। अकाउंट का मतलब प्रोजेक्ट कह लो, मतलब समझने के ऊपर है, जैसे आप कोरिलेट कर सकते हो। यहाँ पे हम नेम स्पेस बोलते हैं इसे। इसके अंदर आप यूजर डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर नेम स्पेस के लिए यूजर चाहिए, या मुझे पूरे के पूरे क्यूबरनेटिस के लिए एक यूजर चाहिए जो पूरा का पूरा एडमिन रोल हो, जो बाकी चीजों को भी देख सके। तो फिर मैं यूजर डिफाइन करूंगा और इस पर्टिकुलर नेम स्पेस के साथ उसे मैप करूंगा, तो तब वो इसमें एक्टिविटी कर सकता है। तो इस तरीके से आपका क्यूबरनेटिस चलता है। तो बहुत ही सिंपल क्यूबरनेटिस इंस्टॉल किया हमने। आप यहाँ पे नेक्स्ट वीक में आपको कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करके दिखाऊंगा। अब हम 1 या 2 क्लास और करेंगे मैक्सिमम क्यूबरनेटिस की। हेलो कृष्णा, कोई सॉल्यूशन में जैसे हम वी यूज एज नोड ना फॉर एक्सपोजिंग आवर सर्विसेज, तो इस केस में जैसे वी हैव ओनली कंट्रोलर वर्क, तो इस केस में कैसे होता होगा इनग्रेस इग्रेस? ये देखो क्या होता है कि इस केस में ना जो इंग्रेस इग्रेस है वो यही वर्कर से मैनेज होता है, वर्कर वो सारे काम करता है। बट कंपनीज ने क्या किया हुआ है कि वो जब अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो उन्होंने इसको ईज करने के लिए उनका ये कहना था कि यार हम वर्कर नोड को ना लोडेड नहीं करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू लोड अवर वर्कर नोड विद नेटवर्किंग। तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से जो है क्या कहते हैं एज नोड बना दिया, और एज नोड पे प्रॉक्सी रन कर दिया। तो उससे क्या होगा कि एज नोड सिर्फ नेटवर्किंग का काम करता है। तो ये तो यार जस्ट डिवीजन की बात है। जब मैंने आपको, अगर स्टार्टिंग में जब मैंने क्यूबरनेटिस का बेसिक समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्किटेक्चर होता है ना, ये मैंडेटरी आर्किटेक्चर, इसके ऊपर होता है एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि आपको लगता है कि यार मेरा जो क्यूबरनेटिस है ना ये बहुत लोडेड चलेगा ऐसे, तो आप उसके रोल्स को और फर्दर डिवाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे एज नेटवर्किंग को अलग कर सकते हो, एक अलग नोड बना के। तो उसमें देखो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं आपके वहां एज पे भी पॉड चलेंगे, एज नोड पे भी पॉड चलेंगे, वो बेसिकली आपके प्रॉक्सी के पॉड होंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सी सर्विस है वो एज पे चली जाएगी। तो आप अपना kubectl गेट पॉड करोगे ना, तो आपको जो ये प्रॉक्सी है वो एज नोड पे दिखाई देगी, ठीक है। और जो kubectl होता है, सॉरी क्यूबलेट होता है, जो वर्कर पे होता है, वो क्या करता है बेसिकली आपके पॉड्स को डिप्लॉय करता है, ठीक है। तो जब आपका जो पॉड्स है वो रन करते हैं वो सिर्फ वर्कर पे चलेंगे। तो बेसिकली डिवीजन है, आपने अपने काम को, मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको और डिवीजन करके इजी कर दिया है, सो दैट आपका जो ट्रैफिक है वो सेग्रीगेट हो जाए, आपके जो पॉड्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाए, दोनों मिक्स ना चले। बट ये मैंडेटरी स्ट्रक्चर है, मतलब आप जब आप लैब बनाओगे तो आपको ये सब इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप इससे ही अपना बेसिक हैंड्स ऑन कर सकते हो,
ठीक है। बाकी इंस्टॉलेशन तो यार देखो सबका अलग अलग होता है, हर कंपनी का अलग इंस्टॉलेशन होता है, वो आप यहाँ नहीं देख सकते, लेकिन आपको जो अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट, जो कोर इंजन चलता है वो आप समझ सकते हो कि इंटरनली वो कैसे काम करता है। तो वो ऐसे काम करता है, ये बेसिक है मैंडेटरी स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि कहीं कहीं जैसे इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि डू वी एक्सपोज आवर वर्कर नोड करके, तो वहां पे मतलब क्या है, मतलब क्या देखो, डू वी एक्सपोज वर्कर नोड यार एक्सपोज नहीं करना चाहते हो तो आप एज नोड बना सकते हो, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी प्रोडक्ट, की जो कंपनी वो प्रोडक्ट को डिजाइन कर रही है तो वो हाउ दे वांट टू टेक इट। अगर उनको लगता है कि दे डोंट वांट टू एक्सपोज वर्कर, तो उस केसेस में वो क्या करते हैं, वो एज नोड बनाते हैं। एज का मतलब यही होता है कि उसके पीछे कुछ बिहाइंड एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हिडन है, और आपको फ्रंट में सिर्फ एक वो सर्वर दिख रहा है। तो ऐसा भी होता है, हाँ, टेलीकॉम में स्पेशली होता है, टेलीकॉम में तो एज नोड्स होती हैं, राइट। तो इंटरव्यू में अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटरव्यू आप किस कंपनी के लिए दे रहे हो, उनके लिए उस नोड की क्या इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि एक टेलको के लिए एज नोड इंपॉर्टेंट हो, बट एक आईटी के लिए एज नोड की इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अब अगर आप क्यूबरनेटिस के टर्म्स में पूछोगे तो क्यूबरनेटिस में एज नोड जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, क्योंकि आईटीज में काफी ज्यादा यही है ना कि दे नॉट अवेयर अबाउट ये एज नोड क्या होता करके, दे ओनली वर्क ऑन दिस वर्कर और कंट्रोलर। हाँ, एग्जैक्टली। बट आपको एज अ क्यूबरनेटिस एडमिन पता होना चाहिए कि क्यूबरनेटिस में एज क्या हो। देखो, एज इज जस्ट एन एक्सटेंशन, वर्कर को एक्सटेंड करके एज बना दिया है, और वर्कर का जो काम था ना कि जो नेटवर्किंग था वो उस पर्टिकुलर नोड को दे दिया है, और वर्कर को सिर्फ और सिर्फ पॉड का काम दिया है। तो एक तरीके से रिसोर्स का डिवीजन भी हो गया, इफेक्टिव डिवीजन। सेकंड ये है कि सिक्योरिटी की आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो टोपोलॉजी है वो हाइड कर देते हो, वर्कर नोड की आईपी आपकी बाहर जाती नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे एज नोड पे भी हम पॉड चलाते हैं ना फॉर लोड हाँ, शेयरिंग शायद से। हाँ, पॉड। देखो, क्यूबरनेटिस में सब कुछ पॉड होता है, मैं आपको इतना बता दूं, क्यूबरनेटिस में एवरीथिंग इज पॉड। मतलब आप एक नॉर्मल सर्विस भी बनाते हो वो भी एक पॉड के टर्म्स में बनाते हो। अब ऐसा क्यों होता है ये बात आपको शायद धीरे धीरे समझ में आएगी कि क्यूबरनेटिस में हर एक चीज एक पॉड क्यों होती है, क्या बेनिफिट है पॉड के होने का, क्यों कंटेनराइजेशन किया जा रहा है। पॉड भी जरूरी नहीं है, देखो पॉड तो क्यूबरनेटिस के टर्म्स में यूज होता है। बेसिकली कंटेनर्स होते हैं, पॉड के अंदर कंटेनर ही चलते हैं, वो तो सिर्फ हमने रैप करके उसको पॉड का नाम दे दिया है। जहां जहां क्यूबरनेटिस का कंट्रोल होता है वो पॉड के टर्म्स में काम करता है, जहां क्यूबरनेटिस का कंट्रोल नहीं होता है उसको हम कंटेनर्स बोलते हैं। तो अंदर जो इनर जो है वो कंटेनर ही होता है। पॉड्स तो जस्ट क्यूबरनेटिस के मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है। तो एज नोड पे भी पॉड्स चलते हैं, बिल्कुल। आपके जो है क्या कहते हैं, ये प्रॉक्सी के पॉड चलेंगे। इसके अलावा आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करी है, लोड बैलेंसर के पॉड चलेंगे, डीएनएस के पॉड्स चल सकते हैं। आप डीएनएस को वहां लेके जा सकते हो, जैसे अभी मैंने डीएनएस को मास्टर पे रखा हुआ है, इस डीएनएस को आप अपने एज पे लेके जा सकते हो। तो डिपेंड्स। लेकिन अपने जैसे एप्लीकेशन पॉड नहीं चलेंगे ना शायद। एप्लीकेशन पॉड्स देखो हमेशा वर्कर पे चलते हैं। तो जब भी आप अगर अपने क्यूब सीटीएल गेट पॉड करोगे ना, आप गेट पॉड करोगे, और जब आप अपना नेम स्पेस डालोगे तो आपके जो पॉड्स होंगे, जब आप -o करोगे, ठीक है, जब आप -o करोगे, ओ वाइड, तो ओ वाइड आपको सब कुछ शो करता है। इट विल शो यू। अच्छा, मैं हटा देता हूँ इसे क्योंकि यहाँ ना ये अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो ये आपको सब कुछ शो करेगा। क्या शो करेगा? ये आपको ये बताएगा कि किस नोड पे आपका वो पर्टिकुलर पॉड रन कर रहा है, क्या वो मास्टर है, वर्कर है, या फिर वो एज है। तो आपके जो एप्लीकेशन के जो पॉड्स होते हैं वो वर्कर पे या एज पे चलते हैं, मास्टर पे नहीं चलते। मास्टर पे सिर्फ मास्टर के ही पॉड्स चलते हैं। प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो पॉड्स होते हैं वो यूजुअली मास्टर, और वो बाकी पे भी चल सकते हैं। देखो, एक नेम स्पेस के बेसिस पे मैं देखूंगा तो प्लेटफॉर्म के जो पॉड्स हैं वो मास्टर पे भी हैं, वर्कर पे भी हैं, और कल को अगर एज आएगा तो एज भी आएगा। क्यों? क्योंकि मास्टर उसे कंट्रोल भी तो कर रहा है ना, क्यूबरनेटिस कंट्रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके अपने पॉड्स होंगे। तो क्यूबरनेटिस में हर चीज पॉड होती है, वो जो भी मैनेज करता है वो पॉड के थ्रू ही चलाता है सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, देन आई गेस इसके साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। हमने क्यूबरनेटिस इंस्टॉल किया, आप लोग भी प्रैक्टिस करना। अगर किसी को कोई इशू आएगा तो मुझे बताना, मैसेज करना। नेक्स्ट वीक हम थोड़े बहुत पॉड्स वगैरह डिप्लॉय करेंगे, इसके ऊपर कोई पॉड क्रिएट करके देखेंगे, लॉन्च करके देखेंगे, पॉड को किल करके देखेंगे कि एक पॉड को किल करने से क्या होता है, ये सारी चीजें करके देखेंगे। क्यूबरनेटिस में यूजुअली सब कुछ CLI से होता है, ठीक है। क्यूबरनेटिस में GUI ज्यादा होती नहीं है, बट हाँ GUI भी है इसकी, ऐसा नहीं GUI नहीं होती है, GUI है, बट हम इसमें सारे काम जो है वो CLI से ही करते हैं यूजुअली, ठीक है। और जो भी कमांड होती है वो kubectl से ही चलती है, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, और चीजें भी बताऊंगा हैंड्स ऑन। तो इसके साथ हम जो है आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, ठीक है।
चलो फिर Thank you. ठीक है, Thank थैंक यू, Krishna. थैंक यू और ये थैंक यू कृष्ण। तो ये कमांड से एक तरीके से मॉब बना के उसको बेटर सबमिट करके भेजोगे, राइट? यू आर गोइंग टू सेंड। हाँ, मैं आपको इसको एक टेक्स्ट फाइल में ना अच्छे से राइट करके दूंगा, राइट अप बना के कि क्यूबरनेटिस मतलब मास्टर पे कौन सी कमांड चलानी है, वर्कर पे कौन सी कमांड चलानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू। ओके